भी दिया किस निशान से, मेरा है यह नींबू वाला, कह उठा अभिमान से। मेरा यह कहन वाला मन किसी है दिया। सर आप म्यूट कर लीजिए अमिताभ सर, आपका वो माइक ऑन है, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। जो भी मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया। जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। जग की सेवा खोज अपनी प्रीति उनसे कीजिए। जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए। जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए। साधना की राह पर साधन किसी का है दिया। साधना की राह पर साधन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वह सब किसी का है दिया। सब किसी का है दिया। ओम अस्य श्री गणपति सदाक्षर मंत्रस्य भार्गव ऋषि अनुष्टुप छंदः विघ्नेश देवता वम बीजम यम शक्ति सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंडाय हुम, वक्रतुंडाय हुम, वक्रतुंडाय हुम, वक्रतुंडाय हुम। गुरु वंदना। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हनुमान जी की वंदना स्तुति। मनोजवम मारुति तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माँ दुर्गा की स्तुति। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अब देवाधिदेव महादेव की आरती। सर आवाज नहीं आ रहा है अमिताभ सर, आप म्यूट कर लीजिए। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। हरि ओम। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू। अब हमारे आदरणीय गोपाल शंकर साहब आ गए हैं, तो मैं गोपाल शंकर साहब से कहूँगा कि हमारे आज के वक्ता श्री डॉक्टर गोपाल जी गोपाल जी हैं, उनको बोलने के लिए अनुमति प्रदान करें। गोपाल शंकर प्रसाद साहब। डॉक्टर गोपाल जी को बहुत स्वागत करते हैं। उनका पहले भी हम सुन चुके हैं, बहुत ही सारगर्भित और जो भी जानकारी दी है और हम लोग उससे लाभान्वित हुए हैं। और इस युग में ये बहुत ही प्रासंगिक विषय है, इसलिए हम उनसे अनुरोध करेंगे कि हम लोगों को एक ले मैन की हैसियत से जो भी जानकारी होनी चाहिए उसको देते हुए हम लोगों को और ज़्यादा अपलिफ्ट करें इन द रेल्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। धन्यवाद। आज तो सर एडमिशन से रिलेटेड है टॉपिक कि कैसे सेलेक्ट करें इंस्टीट्यूट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज नहीं है, और बहुत ही आज हमने जो रखा है ना बहुत इनफॉर्मल रखा है, सिर्फ इंस्ट्रक्शन करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम में पेरेंट्स 1 to 1 आते हैं पूछने के लिए, है ना। जी हाँ। तो ये अच्छा है कि पेरेंट्स यहाँ पर ज्यादातर तो पेरेंट्स ही हैं, एक्सपर्ट लोग हैं जी। तो मैंने सोचा कि कुछ ही पॉइंट्स है लेकिन उसको डिस्कस हम ज्यादा करेंगे, है ना। जी बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। आपको सबको दिख रहा है? हाँ सबको। अभी डॉक्टर SM भट्ट जी भी आ गए। SM भट्ट जी को सुने हुए बहुत दिन हो गया, अब की बार हम भट्ट साहब को सुनेंगे। आशीष जी आ गए हैं, सभी को स्वागत है। और हाँ ये स्क्रीन पे आ गया आपका बहुत और बहुत लगा है। आवाज आपकी सर कट जा रही है या मेरा है इंटरनेट का प्रॉब्लम, पता नहीं। अभी शुरू करें। हेलो। सो नमस्कार सभी को। शुरू कर जी। नमस्कार। बहुत हम सब यार थोड़ा इधर उधर में हम हैं और झा साहब के विशेष स्वागत के लिए आए। जी। सो ज्यादातर टाइम में क्या होता है कि आंख मूंद करके पेरेंट्स जो है ना एडमिशन लेने टाइम में, खासकर कॉलेज में एडमिशन लेने टाइम में ध्यान नहीं देते हैं, जिस कारण बच्चा डिग्री तो ले लेता है लेकिन उनको स्किल नहीं मिल पाता है, उसके बाद रोते रहते हैं। फिर बच्चा
जो है ना कहीं दूसरा स्ट्रीम में जॉब करने लगता है या नहीं करता है, या उस सब्जेक्ट को गाली देने लगता है, उस इंस्टीट्यूट को गाली देने लगते हैं। तो एक कॉमन अवेयरनेस के लिए हमने ये लेक्चर रखा है ना, क्या क्या चीज ध्यान देना चाहिए, बेसिक चीज। और हम चाहेंगे कि जितना लोग हैं इसमें बुजुर्ग हैं ही, तो आप भी एक टॉर्च बियरर का काम करेंगे सोसाइटी में। अगर आपसे कोई अप्रोच करे तो इस पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात तो क्यों जरूरत है इसकी कि भाई कहाँ एडमिशन लें, कैसे इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करें। तो आप देखिए ये डाटा है, रिसेंट डाटा। 1288 यूनिवर्सिटी हैं भारत में, 1288। ये रिसेंट आप देखिए, ये यूजीसी के वेबसाइट से हमने लिया है, दिख रहा होगा आपको, है ना। सबसे लास्ट वाला जो है वो है यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी, है ना, हैदराबाद में है। 1288 यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी 556 है। दिख रहा है आप सबको? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? वो भी नहीं बोल रहे। बिल्कुल आ रही है। और स्लाइड भी दिख रहा है ना? बिल्कुल दिख रहा है। ठीक ठीक। सो हम ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ देखिए आप, 1288 यूनिवर्सिटी हैं। इसमें से सेंट्रल यूनिवर्सिटी 57 है ना, केंद्र शासित वाला। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, ये भी समझिए लगभग प्राइवेट टाइप का है, 155 है। और ये बिल्कुल प्राइवेट स्टेट यूनिवर्सिटी है, 556। और स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी 520 है। मतलब कि आप देखिए कि 1288 में मेजर प्रोपोर्शन है प्राइवेट यूनिवर्सिटी का। अब जो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या जो बहुत रिप्यूटेड है, वो तो एग्जाम लेता है, एग्जाम लेके एडमिशन लेता है। लेकिन सभी तो एग्जाम देने लायक बच्चे होते नहीं है, बहुत साहस नहीं होता है। तो समस्या हम जो आप डिस्कस करेंगे वो वैसे के लिए जहां एग्जाम के बिना एडमिशन होता है, या एग्जाम नाम मात्र के लिए होता है, सिर्फ दिखाने के लिए। सो मेरा फोकस अभी है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जब आप ले रहे हैं, बिना एग्जाम का बच्चे का एडमिशन दिलवाने जा रहे हैं, तो कैसे सेलेक्ट करें इंस्टीट्यूट। आप हर क्राइटेरिया हर व्यक्ति पर नहीं सूट करेगा, लेकिन बेसिक क्राइटेरिया सभी के लिए है कि वो जरूर आप चेक करें। तो एक तो ये हो गया कि बहुत मुशरूमिंग हो रही है इंस्टीट्यूट की, यूनिवर्सिटी की। 1288 यूनिवर्सिटी है, जिसमें सरकार आजकल पूरा फ्री कर दिया, तो 556 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ना। और ज्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो है ना, वो क्या करता है, पढ़ाई पर कम खर्चा और एडवर्टीजमेंट पर ज्यादा खर्चा करता है, ताकि उसका एडमिशन बढ़ पाए। समस्या यहां आ रहा है, they invest huge money in advertisement, not on infrastructure and faculty and laboratories. और हमारा सोसाइटी एडवर्टीजमेंट देख करके जाता है। तो एज ए टीचर इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अवेयर देम अबाउट रियलिटी, कि कैसे आप बेसिक है ना चेक कर पाएंगे। इसके लिए ये इस टॉपिक का रेलिवेंस है। ऑल पीपुल हु हैज child, है ना, they should go through this, है ना, content, and accordingly they should choose institute, especially higher education after 12. ये अब क्या क्या क्राइटेरिया, सो बेसिक हमने किया है, उसमें तो बहुत क्राइटेरिया है, बट आप सबसे पहले तो उस यूनिवर्सिटी का देखिए कि नाम आपने देखा, अभी 1288 दिखाया, उसमें यूजीसी के वेबसाइट में सबका लिस्ट होता है। क्या आप जहां सोच रहे हैं अपने बच्चे का एडमिशन लेने के लिए, वो इंस्टीट्यूट, वो यूनिवर्सिटी यूजीसी के जो यूनिवर्सिटी लिस्ट हैं उसमें है कि नहीं है। सबसे पहला, हर साल यूजीसी कुछ फेक यूनिवर्सिटी का लिस्ट भी डालती है, उसमें भी बच्चे लेते हैं एडमिशन, क्योंकि अब बच्चे को हवा बनाया जाता है, एडवर्टीजमेंट कराया जाता है। तो आप देखेंगे IIPM बंद हो गया, बहुत सारे आपने देखे होंगे, क्या ना, 22-23 फेक यूनिवर्सिटी का लिस्ट है, वहां भी बच्चे एडमिशन लेते हैं। उनका तो अधर में जाएगा ही लाइफ, है ना। सो आप उस लिस्ट में देखिए कि आप जहां सोच रहे हैं लेने का, वो सबसे पहले उस लिस्ट में है कि नहीं है, या सिर्फ आप उसका जो है ना प्रचार प्रसार देख के जा रहे हैं एडमिशन लेने के लिए। यू मस्ट चेक
whether your college, your university, especially university, is in that list or not. Second, क्या NAC accreditation लिया है? उसमें NAC accreditation का अलग अलग है, B+ है, B है ना, A है, A+ है, प्लस है. वो आप क्राइटेरिया देखिए कि वो NAC accreditation लिया है कि नहीं. जो स्टार्टिंग वाला यूनिवर्सिटी है, जो नया है 3-4 साल का, वो NAC accreditation उनके पास नहीं है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि नया है या पुराना है. और उसमें भी NAC accreditation लिया है कि नहीं, वो आपको लिस्ट में. तो दूसरा. तीसरा, ये आजकल है NIRF रैंकिंग है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट फ्रेमवर्क है, उसकी भी ये यूजीसी की नहीं है रैंकिंग, ये HRD की है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री था, उसका ये रैंकिंग होता है. जो हर सब्जेक्ट का अलग अलग रैंकिंग होता है, फार्मेसी का अलग, बायोटेक का अलग, कॉलेज का अलग, अलग अलग क्राइटेरिया है. सो आप देखिए कि उसका NIRF रैंकिंग क्या है ना, उससे भी उसका आपको स्ट्रेंथ पता चलेगा कि NIRF रैंकिंग कैसा है उसका. अगर आप मान लो कि बहुत कंपटीशन सबसे ले रहे, उसमें कंफ्यूजन है, तब आप जाके वर्ल्ड रैंकिंग भी देख सकते हैं. जैसे बहुत सारे बच्चे, हमारा टारगेट अभी देश के बाहर का नहीं है, बट बहुत सारे बच्चे जिसके पास पैसा है, जिस पेरेंट्स के 30-40 लाख दिया, कनाडा भेज दिया बच्चे को कहीं भेज दिया, बोला कनाडा में पढ़ रहा है, वहां भी भाई बेकार यूनिवर्सिटी है. सो अगर जा रहा है बाहर तो वहां वर्ल्ड रैंकिंग आप देख सकते हैं. टाइम्स ग्रुप का वर्ल्ड रैंकिंग है, QS रैंकिंग है, वो आप चेक कर सकते हैं उसका बाहर के लिए, है ना. उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि आप उसके वेबसाइट को विजिट करिए. अगर वहां नहीं जा पा रहे पहले, तो वेबसाइट, इतना क्राइटेरिया से पहले ही आपके बहुत सारे इंस्टीट्यूट छट जाएंगे जो आपके मन में है, जहां लेना है आसपास में, फी के मुताबिक, आपका कोई झूठा काउंसलर ने बताया या किसी ने बताया, तो ये क्राइटेरिया देख के ही बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपके छट जाएंगे. फिर जो आपने इनलिस्ट किया, मान लो वो 1-2 इंस्टीट्यूट जिसमें ये सारे क्राइटेरिया हैं, है ना, तब आप उसमें उसके वेबसाइट को विजिट करिए. क्योंकि क्या हुआ आजकल भारत में ये भी है, ये सब भी मैनिपुलेट होता है. NAC accreditation और NIRF रैंकिंग भी कभी कभी मैनिपुलेट होता है. उसके भी तो कोई ना कोई इवेल्युएटर होते हैं, उसको भी तो खरीदा जा सकता है. सो NAC accreditation भी गड़बड़ हो सकता है. अगर आप सजग हैं, अपने बच्चे के लिए बहुत ही सजग हैं कि नहीं अच्छा जगह लेना है, भले बच्चा कंपटीशन नहीं दे पाया, प्राइवेट में ही लेना है, तो आप उसके वेबसाइट, उस डिपार्टमेंट के वेबसाइट को विजिट करिए और तब देखिए कि उसका फैकल्टी स्ट्रेंथ क्या है. फैकल्टी स्ट्रेंथ मतलब उसके प्रोफेसर जो है उसमें क्या सिर्फ मास्टर डिग्री वाले ज्यादा हैं, PhD वाले हैं, या PhD के बाद भी रिसर्च करने वाले हैं. आपको ये देखना होगा कि उसके जो फैकल्टी हैं उसमें उस फैकल्टी का बैकग्राउंड क्या है, रिसर्च किया है कि नहीं, PhD किया है कि नहीं, ये सारा स्ट्रेंथ आप उसमें देख सकते हैं उसके वेबसाइट में. और सबसे सावधान हो जाइए, अगर कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी जहां एडमिशन ले रहे हैं, अगर वहां पर उसने अपने वेबसाइट पर फैकल्टी का नाम ही नहीं डाला, तो सबसे पहले छांट दीजिए उसको. क्योंकि उसका फैकल्टी परमानेंट वाला नहीं होगा, या उसका फैकल्टी जो है ऐसे ही ऑटो चालक और रिक्शा चालक या इस टाइप का रख दिया होगा, इसलिए दिखाना नहीं चाह रहे, सिर्फ बिल्डिंग में खर्चा किया है. बहुत सारे यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो बिल्डिंग बड़ा दिखाएंगे, एजेंट रखेंगे, लेकिन फैकल्टी नहीं रखते हैं. तो पढ़ाएगा तो फैकल्टी. सो फैकल्टी स्ट्रेंथ देखिए, पहले तो फैकल्टी का डाला है कि नहीं डाला है, देन हाउ मच परसेंटेज ऑफ फैकल्टीज आर PhD, हाउ मेनी आर पोस्ट डॉक, हाउ मेनी फैकल्टीज हैव रिसर्च बैकग्राउंड, है ना, हाउ मेनी फैकल्टीज हैव क्वालिफाइड नेशनल लेवल एग्जाम्स. वैसा फैकल्टी का स्ट्रेंथ वेबसाइट पर देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. उसके बाद वहां पर मैं आप और भी वहां वेबसाइट पर उसका जो है ना लैब वगैरह देख सकते हैं. बट लैब वगैरह देखने के लिए आपको क्या करना है, विजिट. अगर यहाँ भी आपको अच्छा लग रहा है, तब आप उसमें से जो छांटा है 2-3, उसको आप फिजिकली वेरीफाई करिए. उस कैंपस में जाइए और वहां पर में आप फिजिकली वेरीफाई क्या करिए, क्योंकि आपको जो ब्रोशर में दिख रहा जरूरी नहीं कि वही हो फिजिकली वहां पर जाएं. तो सो वहां लेबोरेटरी चेक करिए. अगर साइंस में एडमिशन दिलवा रहे हैं तो वहां लैब फैसिलिटी है कि नहीं, लैब फैसिलिटी में इक्विपमेंट है कि नहीं. इक्विपमेंट है तो वर्किंग इक्विपमेंट है कि सिर्फ दिखाने के लिए फोटो रखा हुआ, खराब मशीन रखा हुआ है.
बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटी में भी सरकार ने दिया, मशीन खरीद लिया बड़ा बड़ा, लेकिन उसको ऑपरेट नहीं कर रहा है, कंज्यूमेबल उनके पास नहीं है। सो आप वहां जाके देखिए कि वर्किंग इक्विपमेंट है कि नहीं, लाइब्रेरी है कि नहीं, लाइब्रेरी में बुक और जर्नल है कि नहीं, है ना। ये चीज आपको इसी में प्राइवेट वाले छट जाएंगे बहुत सारे। लेबोरेटरी देखिए, लाइब्रेरी देखिए, प्लेग्राउंड है कि नहीं, कि खाली खेत में 4 रूम बना के स्टार्ट कर दिया यूनिवर्सिटी कॉलेज। ये सारे चीज की उपस्थिति दिखाती है कि वो स्टेबल यूनिवर्सिटी है, ना कि आज जिस बिल्डिंग में कॉलेज चल रहा है कल जाके वो दुकान खोल लिया। बहुत सारे ऐसे कॉलेज बंद हुए हैं। तो आप सावधान हो जाइए, फिजिकली जरूर विजिट करिए यूनिवर्सिटी कॉलेज जहां बच्चे का एडमिशन दिला रहे हैं, और आप ये सब चीज बहुत चेक करिए। लाइब्रेरी का बिल्डिंग, लाइब्रेरी में बुक, लाइब्रेरी में जर्नल, प्लेग्राउंड है कि नहीं, खेलने के लिए व्यवस्था है कि नहीं, हॉस्टल है कि नहीं। नहीं तो एडमिशन खाली ले लिया तब तक चलाने के लिए काम। ज्यादातर बीएड कॉलेज मैंने देखा, बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटी में कोई हॉस्टल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एक्रेडिशन लिया, लोग आके अपना एडमिशन लिया, क्लास भी नहीं चल रहा है, डिग्री खरीद रहा है। अगर आपको अपने बच्चे को उस डिग्री के बेसिस पर नौकरी करवाना है, देन वैसे कॉलेज को अवॉइड करिए। हाँ, सिर्फ डिग्री खरीद के कहीं घुसा देना है सिस्टम में चोरी करके उसको, जैसे बिहार में भी बहुत सारे टीचर पकड़ा रहे हैं फेक डिग्री वाले, देन फाइन। अगर चाह रहे हैं कि बच्चा अपना नॉलेज गेन करे, स्किल से नौकरी पाए, देन वैसे कॉलेज, वैसे यूनिवर्सिटी को अवॉइड करिए जहां सिर्फ बिल्डिंग है क्लास के लिए, वो भी दिखाने के लिए टीचर नहीं है। ऐसा मैंने बहुत सारे कॉलेज देखे हैं, उसमें करप्ट सोसाइटी भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और सरकार भी रिस्पॉन्सिबल है। सो आप हॉस्टल भी देखिए, ऑडिटोरियम वगैरह है कि नहीं, कि कोई सेमिनार कॉन्फ्रेंस ये सब हो रहा है, करवा रहा है कि नहीं। नहीं तो बोलेगा हम कॉन्फ्रेंस साल में 5 करवाते हैं, लेकिन उसके पास एक भी ऑडिटोरियम ही नहीं है, मान लो, इसका मतलब झूठ कर रहा है। ज्यादातर एडवर्टीजमेंट पर ज्यादा खर्च करता है और बच्चे उसमें ट्रैप होते हैं। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों को बनता है कि रियलिटी चेक करें। सो फिजिकल वेरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, whether all these infrastructures are available in your targeted university and college or not. If you have any question, please ask. You can interrupt me if you have any queries, questions. Ask the list of alumni placed student of previous 2-3 years. मतलब कि आप सबसे ज्यादा जो समझिए चीटिंग होती है इसी में होती है। दिखाएंगे कुछ, प्लेसमेंट का होता है कुछ और, है ना। इसका मैं डिटेल से अलग से फिर आपको डिस्कस करता हूँ, है ना। बट ये 6-7 पॉइंट जो है ना, आप ध्यान रखिए, उसका एनालिसिस करिए बिफोर टेकिंग एडमिशन। अब प्लेसमेंट रियलिटी सबसे ज्यादा, सो दिस इज वेयर मोस्ट इंस्टीट्यूट मिसलीड। सबसे ज्यादा मिसलीडिंग जो होता है इसमें कि हमारा 100% प्लेसमेंट है, समझ रहे हैं ना, और उसका बच्चा मिलेगा ही नहीं कहीं पर में। सो उसका पूछिए कि भाई सैलरी, मीडियन सैलरी कितना है ना। खाली हाईएस्ट एक बच्चे का बता देगा 25 लाख का सैलरी है, बाकी बच्चे का 3 लाख है, 2 लाख है ना। सो यू शुड आस्क मीडियन एंड, है ना, मीन सैलरी आप उसका पूछ सकते हैं, भाई कितना इस साल गया, वो भी 1 साल का नहीं, 2 साल 3 साल का। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड, परसेंटेज मींस नॉट, ये लोग क्या करते हैं, इंटरेस्टेड स्टूडेंट कितने थे उसका परसेंटेज निकालते नहीं। मान लो 60 स्टूडेंट थे, 60 में कितने प्लेस्ड हुए, और अगर नहीं प्लेस्ड हुए तो क्या उसने अपना स्टार्टअप शुरू किया, क्या वो हायर एजुकेशन में फिर चले गए, रिसर्च में चले गए। सो टेक डाटा एंड कैलकुलेट परसेंटेज योरसेल्फ, डोंट रिलाई ऑन देम। अगर आप सजग पेरेंट्स हैं तो, नहीं तो आंख मूंद के पैसा दे दिया, खेत बेच के एडमिशन करा लिया, बच्चा जया कर्नाटक, तमिलनाडु, कनाडा, इंग्लैंड से पढ़ के आ गया बच्चा, बाद में बच्चा घास छील रहा है। कोर वर्सेस नॉन कोर जॉब, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर मिसलीडिंग ये होता है, कोर वर्सेस नॉन कोर मतलब बच्चा ने किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री बीटेक, अब बच्चा बेच रहा कंघी, बच्चा बेच रहा पेन, बच्चा बेच रहा कुछ और। प्लेसमेंट तो दिखा दिया है परसेंटेज में, बच्चा ने भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया तो कंघी क्यों बेच रहा है, पेन क्यों बेच रहा है, उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला जॉब मिलना चाहिए।
लेकिन आपको दिखाएगा बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी के 100% हो गया, लेकिन पढ़ाया कुछ और सब्जेक्ट और नौकरी कहीं और दिलवा रहा है। ज्यादातर ये सब चीज जो है ना, जो पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं, फिर बाद में रोते हैं और वो समाज में बता भी नहीं सकते, क्योंकि एक बार तो फंस गए हैं। तो नाउ वेयर दे विल कन्वे, तो अब बोलेगा हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक जब खुद गड्ढा में गिर गया तो गड्ढा को वो नहीं करेगा, भरेगा नहीं, वो पूरा गांव में बोलेगा हाँ हाँ मेरा बच्चा तो पढ़ रहा है, बहुत अच्छा कॉलेज, बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी। झूठ भी बहुत स्मार्टली बोलेंगे। सो आप देखो कि जॉब जो बच्चे को मिल रहे हैं वो उसी सब्जेक्ट में, उसी कोर्स सब्जेक्ट में मिल रहा है या एलाइड में या उससे अलग मिल रहा है। कंपनी जो आ रही है वो रेगुलरली आ रही है या बच्चे को कहीं कहीं से रैंडमली जॉब मिल रहा है। ये सारे क्राइटेरिया आप जब पूछेंगे तो आपको अंदाजा चल जाएगा कि वो यूनिवर्सिटी, वो कॉलेज, वो इंस्टीट्यूट कैसा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप और डिटेल जानना चाह रहे हैं कि समय भी मैनिपुलेट कर सकता है, तो लास्ट 3 ईयर का प्लेसमेंट रिपोर्ट ले सकते हैं आप। कुछ अलुमनाई का कॉन्टेक्ट नंबर लीजिए, अगर वो देते हैं तो 2 4 5 का, एक से नहीं। दूसरा है कि रनिंग वाला जो है स्टूडेंट लास्ट ईयर वाला, उसमें से 2 4 5 बच्चे, काउंसलर से नहीं पूछना है। काउंसलर तो यूनिवर्सिटी का एजेंट ही होता है। डोंट आस्क टू काउंसलर। जितना इंस्टीट्यूट है उससे ज्यादा काउंसलर है आपको मिलेगा। मेरी एक रिलेटिव ने 12 पास किया, उसको मेरी वाइफ का भी नंबर डाला हुआ था, तो उसी को फोन कर रहे हैं। आजकल सब काउंसलिंग करवा रहे हैं, फोन कर रहे हैं, कहीं कहाँ एडमिशन लेना, देश के बाहर लेना, देश के अंदर लेना, मेडिकल में लेना, ये लेना। सो रोज 2 4 फोन आता है। सो आप खुद से ये सब चीज चेक करिए। कुछ अलुमनाई का कॉन्टेक्ट नंबर लेके उससे फोन करिए। ये सारी चीजें आप ध्यान रखिए। और मैं चाह रहा हूं कि आपका जो क्वेश्चन है वो पूछिए। इसमें हमने बहुत लंबा लेक्चर नहीं रखा है, हमने रखा है कि इतना पॉइंट को अगर ध्यान रखेंगे तो फंसने के चांसेस नहीं के बराबर है। सबसे ज्यादा जो पहले ही नजर में छांट देना चाहिए वैसे इंस्टीट्यूट को जहां बोल रहा है 100% क्लेम कर रहा है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 100% क्लेम कर रहा है और डाटा नहीं है, तो इसको पहले ही आप छांटो, क्योंकि ये बहुत ही रेयर है कि 100% प्लेसमेंट कोर सब्जेक्ट में हो। पेड अवार्ड, अगर कुछ इंस्टीट्यूट बहुत सारे ऐसे हैं जो आप देखेंगे एक्सेलेंस अवार्ड, ये अवार्ड वो अवार्ड लिया, लेकिन कौन सी एजेंसी दे रही है अवार्ड वो कहीं मेंशन नहीं है। भारत स्वाभिमान अवार्ड है ना, भारत अभिमान अवार्ड है ना, एक्सेलेंस अवार्ड, लेकिन कौन एजेंसी दे रही है उसका वेबसाइट नहीं मिलेगा आपको। Which agency is giving award, you will not get their trace। लेकिन जिस इंस्टीट्यूट को या जिस व्यक्ति को मिल रहा है वो खूब प्रचार करता है। एपीजे अब्दुल कलाम एक्सेलेंस अवार्ड, फलाना अवार्ड है ना, विवेकानंद जी अवार्ड। अब वो एजेंसी जो दे रही है वो पैसा लेके दे रही है। सो ऐसा अगर मिल जाए 2 4 एग्जाम्पल कि उसने ऐसा पेड वाला अवार्ड लिया है, सो डोंट गो फॉर एडमिशन। नो ट्रांसपेरेंसी इन फैकल्टी और रिजल्ट। अगर फैकल्टी प्रोफाइल नहीं डाला हुआ है वेबसाइट पर, कितना भी क्लेम करे, दैट मींस यू शुड नॉट टेक एडमिशन। हेवी फोकस इन मार्केटिंग, लिटिल ऑन एकेडमिक्स। तो ये तो नहीं पता चलेगा आपको, लेकिन आपको जो बाकी क्राइटेरिया बताया उससे आप चेक कर सकते हैं कि क्या है उसका। एडमिशन विदाउट बेसिक एलिजिबिलिटी, ये भी, अरे आओ हम दिलवा देंगे एडमिशन। बच्चा को BSc में एडमिशन लेना है, 12 नहीं भी पास हुआ तब भी बोलेगा कि आ जाइए हम करवा देंगे। वही आपको ओपन स्कूलिंग से करवा देगा फिर BSc में, है ना। सो डोंट गो इन दैट इंस्टीट्यूट इफ दे आर नॉट चेकिंग योर डॉक्यूमेंट। बच्चा 12वीं पास किया कि नहीं, आइए एडमिशन दिला देंगे BSc में, इसका मतलब वो चीट कर रहा है आपको। आपको लगा कि अरे ये तो बहुत अच्छा है ना, अपना टाइम आपका बच गया है ना, आपका बच्चा कहाँ से। सो अगर ये सब चीज ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपके बच्चे का भविष्य अच्छा होगा। अब मैं चाहूंगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो पूछें आप। यही मेरा आज का जो था ना बेसिक चीज। अब इसमें डिस्कशन कर सकते हैं आप अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो। जी, ये मेरा आज का बेसिक क्राइटेरिया था। गोपाल जी, मेरा क्वेश्चन नहीं है जी सर, मैं आपके वक्तव्य में ऐड कर देता हूँ। जी सर, विथ योर परमिशन। यस सर, यस सर, यस सर। आपका परमिशन है गोपाल जी? यस सर। एक्चुअली
स्टैंडर्ड 8 में ही बच्चे को या गार्जियन को अपना कैरियर का फैसला कर लेना चाहिए। उसमें अभी जो है अपने देश में जागरूकता बहुत आ गई है, फिर भी अपना देश कृषि प्रधान देश है। बहुत सारे रूरल एरिया में लोग अभी बहुत मतलब एजुकेटेड नहीं है रिगार्डिंग कैरियर पर्पसेस। तो इसीलिए 8th में चाहे तो कॉलेज हो, स्कूल हो, संस्था हो, 8th में ही इसका फैसला होना चाहिए। और 8th में ही एक टेस्ट होता है। ये मतलब हमारे स्कूल में होता था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत सारे स्कूल इसको अडॉप्ट किए हैं अभी कि बच्चे में किस स्ट्रीम में जाने की क्षमता है ये स्कूल ही डिसाइड कर देता है कि हाँ भाई ये साइंस स्ट्रीम में जा सकता है, ये ह्यूमैनिटीज में जा सकता है, ये ब्ला 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 जो भी है स्कूल में। अब जो हमारी न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है उसके तहत तो बहुत सारे स्कोप आ गए हैं। तो उसमें बच्चे को अपने घर का हालचाल देखते हुए, घर का हालचाल मतलब घर में जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हीं का अनुकरण कर सकते हैं। उसमें बहुत सारा गाइडेंस रेडीमेड मिल जाता है, क्योंकि अभी मार्केट में जो काउंसलिंग, जो आपने बहुत अच्छी बात कही, मार्केटिंग में लोग मिसगाइड करते हैं बच्चों को और जो भी है। तो इस चीज को मैंने आंखों से देखा है, महसूस किया है। तो उसमें एक बच्चे का अपना भी होता है कि उसके पेरेंट्स और बच्चा अपना भविष्य देखे। दूसरा, जो स्कूल में पढ़ रहा है बच्चा, वो 8वीं कक्षा में अपना डिसीजन लेना शुरू करे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा डाइग्रेस करके एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। IIM रांची के डायरेक्टर जेवियर थे, मेरे दोस्त थे कि अभी भी हैं, बट वो IIM में नहीं है। उनका बेटा 10th में मैथमेटिक्स में फेल कर गया। तो इन स्पाइट ऑफ ऑल बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट स्कूल, बेस्ट कोचिंग, बेस्ट ब्ला 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 जो बेस्ट होता है, क्योंकि वो डायरेक्टर थे उनके पास सारी सुविधाएं थी, तो उसकी मम्मी ने उसको बहुत पीटा। तो उस पर डायरेक्टर साहब, ये कहानी खुद हमको सुना है इसीलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। तो डायरेक्टर साहब ने उसको फिर अपनी वाइफ को समझाया कि इसमें इसका कोई दोष नहीं है, इसको बस वो चीज वो एक्यूमेंट नहीं है, तो वो मैथ में वो कमजोर है, तो है, लोग होते हैं कमजोर। तो उन्होंने, क्योंकि वो डायरेक्टर थे, उनको बहुत सारे आइडिया था, उन्होंने अपने बेटे को एक अलग डायरेक्शन में भेजा। ना तो डॉक्टर, ना इंजीनियर, ना ह्यूमैनिटीज। वो बेचारा गया फिल्म इंडस्ट्री में गया, और फिल्म इंडस्ट्री में भी जो बोलते हैं एनिमेशन वाला जो मूवी होता है उस पर वो फोकस किया, और आज वो करोड़ों में खेल रहा है वही बच्चा। तो मैसेज ये है कि आपकी आर्थिक व्यवस्था, आपके पेरेंट्स, आपका परिवार, वो बहुत ही मायने रखता है, प्लस आपकी संस्था। तो ये सब आपको प्लेटफॉर्म देती है कि इधर जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ। और सबसे बड़ी अभी अपने समाज में कमी है, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं उनका फैमिली का इकोनॉमिक बैकग्राउंड बहुत कमजोर होता है, तो वो इस कारण वो आगे नहीं सोच पाते हैं। दूसरी बात, अब भारत सरकार भी, इवन झारखंड सरकार भी बहुत सारा अनुदान दे रही है, स्कॉलरशिप दे रही है। आप में टैलेंट है तो ये सब भी स्कूल की ड्यूटी बनती है कि बच्चों को समझाए कि भाई झारखंड सरकार से ये लो, ये लो, ये लो। और मैं बहुत बोल्डली कह रहा हूँ, झारखंड में जो पैदा हुआ आदिवासी बच्चे हैं, जो भी हैं, उनको बचपन से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक झारखंड सरकार बहुत ही
अच्छा अनुदान देती है, बशर्ते कि उसमें बच्चे में पढ़ने की अभिलाषा हो। और क्योंकि इस फोरम में पॉजिटिव पॉजिटिव बोलना है, इसलिए मैं निगेटिव एस्पेक्ट नहीं बोल रहा हूं। तो उसी में जो आदिवासी बच्चे स्कॉलरशिप लेके ड्रॉप आउट होके रास्ता से भटक जाते हैं और मैं अब मुंह में आ गया बोल लेता हूं, और आतंकवाद का रास्ता अपना लेते हैं। तो नहीं, अभी हमारा और भी ये तो एक एस्पेक्ट हुआ। दूसरा एस्पेक्ट, इवन आईआईटी में जो पास आउट बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स किसान हैं, रादर एजुकेटेड नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं बहुत, उनके बच्चे आईआईटी से पास करने के बाद भी रास्ता भटक जाते हैं और कैरियर में अच्छा नहीं कर पाते हैं। ये मैं कंक्लूजन बोल रहा हूं क्योंकि मेरे पास बहुत एग्जाम्पल है, क्योंकि मैं भी आंख कान खोल के चलता हूं। ये एक एस्पेक्ट हो गया। आईआईटीएन लोग दरभंगा में, नॉर्थ बिहार में ट्यूशन कोचिंग करके अपना पेट पाल रहे हैं। ये चीज लोगों को नहीं मालूम है, तो मैं खुलेआम बता रहा हूं। और अभी एक बार मैं व्हाट्सएप पर ही अपने ग्रुप में लिखा कि मैकेनिकल इंजीनियर का ये एक्चुअली सबों को तो नौकरी मिलती नहीं है। तो हमारे जो दोस्त थे उस व्हाट्सएप ग्रुप में सभी हमसे नाराज हो गए। जो मैकेनिकल इंजीनियर थे, ही फेल्ट इंसल्टेड। हम बोले भाई इसमें इंसल्ट होने की क्या बात है, ये तो अपने देश का पिक्चर मैं दिखा रहा हूं कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास करके भी उसको नौकरी नहीं मिली है तो वो पेट पालने के लिए नौकरी कर रहा है। इवन आईआईटीएन को इंडियन रेलवे में लोअर ग्रेड का नौकरी करना पड़ा है। तो ये तो अपनी अपनी आपको संस्था केवल आपको क्वालिफिकेशन दे देगी, लेकिन आपके अंदर जो आपका पर्सनैलिटी है वो भी आपको खुद ब खुद डेवलप करना पड़ेगा। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं यही कहूंगा कि ऑलराउंडर बनना बहुत ही जरूरी है, जो कि हमारे नेत्रहाट स्कूल का मेन ऑब्जेक्टिव था। अब मैं आता हूं तीसरे डायमेंशन पर। अभी क्या हो गया है, बहुत सारे जो बच्चे हैं, आई एम सॉरी टू यूज निगेटिव वर्ड हियर, जिनके घर में अपराध पैसा है, पैसे के बल पर ही मेडिकल इंजीनियरिंग बाहर अपने देश के बाहर वो डिग्री ले लेते हैं, लेकिन वो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते हैं। तो ऐसे भी पेरेंट्स को जबरदस्ती बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाना चाहिए पैसे के बल पर। अंतिम पॉइंट मैं बोल रहा हूं, अंतिम पॉइंट यही है कि बच्चे में और यदि कुछ भी हुनर है उस क्षेत्र में उसको कंट्रीब्यूट कीजिए। मैं अपने ज्वाइंट फैमिली का एग्जांपल दे रहा हूं। XYZ मेरा छोटा भाई है, हमसे उम्र में छोटा है। He cannot qualify the primary teacher examination of the Bihar government, the then erstwhile Bihar government। आज वो अरबपति है, केवल विशाखापत्तनम में स्क्रैप का बिजनेस कर रहा है। नंबर एक हमारा भतीजा है, वो स्कूल ही से भाग गया, उसको पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था, तो वो आज ईटा का भट्ठा चला के अरबपति है। तो यहाँ पर मैसेज ये है कि आपको आपका फैमिली बैकग्राउंड सारा चीज देख कर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं बहुत बोल गया, अभी भी बोलने के लिए अनंत पॉइंट है, मैं यहीं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। लेकिन हमारा आज का जो टॉपिक है सर, हमारा टॉपिक ये है कि जो बच्चा 12 कर गया, आपने देखा कि 1288 इंस्टीट्यूट में 560 के लगभग जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो वहां बच्चे जाते हैं ना एडमिशन लेने। सो उसमें से कैसे बच्चे सेलेक्ट करें, है ना। कैरियर हम नहीं बता रहे, अभी हम नहीं सजेस्ट कर रहे कि तुम ये सब्जेक्ट पढ़ो वो सब्जेक्ट पढ़ो। जो सब्जेक्ट कर रहे हो उसके लिए एडमिशन कहाँ लें, ताकि आप ट्रैप ना हो। ये जो मशरूमिंग हो रहा है ना इंस्टीट्यूट का, उसके लिए हम बताना चाह रहे हैं कि कैसे आप सेलेक्ट करें एमॉन्ग अवेलेबल, है ना, जो भी आपका
उसमें भी हम अभी ये नहीं बताया कि पैसा फी को भी आप कंसीडर करिए और उस टाइप से आपका जो क्षमता है बच्चे का, उसके पेरेंट्स का पे करने का क्षमता, उसके मुताबिक जो 5-7 इंस्टीट्यूट आप सेलेक्ट कर रहे हैं, है ना, उसमें हाउ कैन यू सेलेक्ट बेटर इंस्टीट्यूट? नहीं सर, तो इसीलिए मैं आपकी बात को सप्लीमेंट कर रहा था और हाँ। मैं आपके पूरे अब वक्तव्य को कैरियर का तारीफ जहाँ तक करता हूँ, बात है, आपने तो बहुत हम अच्छी अच्छी बातें कही, आई लोग- फुल्ली एग्री विथ यू। तो लेकिन हम- ये भी एक प्री कंसेप्ट नहीं, है। अच्छा गोपाल जी, हमारा गोपाल समाज जरा मैं बीच अभी में बहुत बोल रहा हूँ। पिछड़ा है, गोपाल सर। जी जरा ये देखिए Thank कि you, सर sir. के जैसे आपने बताया कि हमारे यहाँ इतनी यूनिवर्सिटीज हैं 1288 और इतनी सरकारी हैं, तो आप ये देखिए कि यूनिवर्सिटी जो सरकारी, मैं प्राइवेट में भी जाता हूँ, सरकारी में भी भाषण देने जाता हूँ। मैं PCS एलाइड हूँ, उत्तर प्रदेश सेवा से, अब सेवानिवृत्त हूँ। तो मैं ये देखता हूँ कि बड़े अच्छे ब्रिलियंट टीचर्स हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, बहुत मेहनत करते हैं, जबकि जो सरकारी यूनिवर्सिटी हैं लाखों लाखों रुपया दे रही हैं और एक वहाँ पे क्लाउड है। मतलब क्या कि वो ही आप बिल्कुल वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल ले लीजिए, जब वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कितना भी टैलेंटेड लड़का हो वो घुस ही नहीं सकता, क्योंकि मैनेजमेंट वो ही बैठेंगे, उनको पता है कौन लोग आते हैं और किसको सिलेक्शन करना है, पहले से कर लेते हैं। और इतना सरकार प्रयास कर रही है और उन यूनिवर्सिटीज की हालत और भी खराब है बजाय कि प्राइवेट के। आप देखिए बिल्कुल, कि मैंने इंग्लिश वो का भी कंपेयर नहीं किया, मैंने हाँ। इसीलिए बताया कि हाँ। क्या है, मैं तो बिहार से हूँ, तो मुझे पता है कि सरकारी यूनिवर्सिटी में तो और भी खराब। बहुत दयनीय स्थिति है। एक भी हाँ। बिहार का एक भी यूनिवर्सिटी B+ से ज्यादा नहीं आया। इससे ज्यादा रिडिकुलस क्या होगा? अच्छा, हम ये अच्छा। बताना चाह रहे थे। हाँ। और दूसरा जो आप बोले दिल्ली यूनिवर्सिटी या इसका, बहुत जगह आप जो बोल रहे हैं ना, आप JNU है तो वहाँ 1 लाख बच्चा पर में 4 बच्चा का एडमिशन होता है, 5 बच्चे का एडमिशन होता है, एंट्रेंस एग्जाम है ना। JNU का भी बहुत लोग विरोध करते हैं, लेकिन आप समझिए, या दिल्ली यूनिवर्सिटी कुछ कॉलेज जहाँ एग्जाम हो रहा है वहां नहीं कह सकते कि बच्चा कैसे घुस गया या कैसे आ गया, ऐसा नहीं है। सम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज दे हैव प्रॉपर वेज टू इंटर, कोई और तरीका नहीं है उसमें घुसने का कि कोई इवन फैकल्टी का बाल बच्चे को मैंने देखा रोते हुए। अब आपको बता दूं अच्छी तरह, JNU में JNU के प्रोफेसर के बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ है, उसकी पत्नी का एडमिशन नहीं हुआ है। अगर वो रास्ता पता होता, MLA जाके खुशामद करता है, क्योंकि 5000 MLA है और एडमिशन उस सब्जेक्ट में होता है 5 को 4, समझ रहे ना। पूरा साल में हम जब गए थे तो वहां होता था 600 एडमिशन, 700 एडमिशन, पूरा स्ट्रेंथ ही 4800 था। वो अलग विषय। हम बताना चाह रहे थे कि जो इतना यूनिवर्सिटी आ गया उसमें बच्चा क्या करता है, और पेरेंट्स की देखा प्रचार हो रहा है ना, उसका बिल्डिंग अच्छा है, एडमिशन ले लिया, 3-4 साल बाद निकला तो डिग्री, आप सर ने जो बताया अभी उन्होंने कि भाई IIT से भी बेरोजगार होता है, बिल्कुल JNU में से भी बेरोजगार होते हैं, है ना। बट प्रोपोर्शन क्या है उसका, ये देखना पड़ेगा कि अगर IIT से 10%, 5% अनएम्प्लॉयड होगा तो प्राइवेट से 90% अनएम्प्लॉयड होगा उसी कंडीशन में, सेम कंडीशन। हमेशा ही ये भी मैं बोलता हूं कि जो छोटे यूनिवर्सिटी है उसका जो टॉप बेंच वाला है ना, आगे वाला, और जो बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी उसका बैक बेंच ऑलमोस्ट, है ना, सेम टाइप का हो जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं एग्री करता हूँ। और आप देख लीजिए, आप इतना अच्छा बताते हैं, हमारे व्यूअर कितने हैं, लिमिटेड है। अभी आप एक सिंपल से कोई गंदी सी मजाक करता है, कोई आदमी रील डालता है, लाखों व्यूअर मिल रहे हैं उसको। यस, यही तो दुर्दशा है सोसाइटी का। हो गया हम लोगों को, कहाँ हम मुड़ गए। तो उसी तरह से हाल यूनिवर्सिटीज का, लेकिन जैसे अशोका यूनिवर्सिटी ले लीजिए, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छा। नहीं, उसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तो अब अशोका है, वहाँ शिवनादर है, हाँ। बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं, बहुत सारे अच्छे हैं। मैं भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ही, हाँ, बिल्कुल बहुत सारे हैं अच्छे। मैंने बताया कि जहाँ एग्जाम के थ्रू नहीं ले रहा, आप समझ रहे हैं ना, आंख मूंद के ले रहा है एडमिशन, वहां भी आपको आंख मूंद के भी जब जाते एडमिशन ले रहा है तो वहां भी आप ध्यान दे के एडमिशन लीजिए। एग्जाम जहां ले रहा है, आपने बहुत अच्छा बताया, रियली जो आपने क्राइटेरिया बताया। गोपाल जी, मैं तो अपने घर का एकदम करंट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हमारी अपनी छोटी भतीजी है, ठीक है, वो टैलेंटेड है, वो टीचिंग प्रोफेशन में है। उसने, जो हमारे भाई साहब जिनकी बेटी है, वो अपने नाती को इंटेंशनली अमेरिका में एडमिशन करवाए, मतलब जस्ट टू मेक एन स्टेटस सिंबल। मैं सीरियसली कह रहा हूँ,
टैलेंट को ताक पर रख दिए, उसको स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट दे के वहां भेज दिए, अब उनकी हालत खराब है। बस मैं निगेटिव नहीं कुछ बोलूंगा। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग भी तो ये अवॉइड करते हैं, इसीलिए बहुत सारे हमारे बच्चे कनाडा जाते हैं। पूछता हूँ कि क्या वर्ल्ड रैंकिंग है तुम्हारे यूनिवर्सिटी का, तो कहीं वर्ल्ड रैंकिंग नहीं, 2000 वर्ल्ड रैंकिंग है, 3000 वर्ल्ड रैंकिंग है ना। सिर्फ इसलिए कि यहाँ बैंक से लोन आसानी से मिल जा रहा है तो कनाडा जाएंगे और सिर्फ सोशल स्टेटस अच्छा हो जाए इसके लिए। या हम लोग जब मेडिकल के तैयारी कर रहे थे 95-96 सब में, तो देखते थे नहीं सर, गोपाल सर, हमारे भाई साहब तो जमीन बेच के वही तो मैं बोल रहा हूं सर। नहीं, हालांकि पैसे की कमी नहीं है, मतलब बहुत ह्यूज इन्वेस्ट किए, लेकिन आउटकम ब्ला ब्ला ब्ला, वो मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल। दूसरा आपने जो उदाहरण दिया कि भट्ठा चला के कोई वो यहाँ इक्वेट करना नहीं है। ये तो लोग क्या बोलते हैं, जैसे आप देखेंगे कॉमन में कि जो सबसे बैक बेंचर है उसके अंडर में टॉप बेंचर होता है, क्योंकि वो MBA किया, अगर टॉप बेंचर है तो मैनेजर बनता है। अब बैक बेंचर पॉलिटिशियन बन जाता है तो उसके अंडर में वो मैनेजर होता है। दैट ऑल, ये डिस्कशन का यहाँ मुद्दा नहीं है। और ये किसी के पास डाटा नहीं है कि एक कोई बिना मैट्रिक फेल हुआ सफल हो गया तो इसका मतलब कॉलेज स्कूल बंद कर दिया जाए। If somebody is illiterate people get successful and billionaire, that means we should close all these institutions. That is exception. कि कोई भट्टा चला के या कोई करोड़पति हो गया, so we should not promote that in society. कि एक कोई सफल हो गया, कैसे सफल हुआ, we should not consider, we should not discuss. मैं सहमत हूँ सर, मैंने केवल एक उदाहरण दिया सर, ताकि जो श्रोता है डिस्कस कर रहा हूँ उनका भी एक डायमेंशन खुले। मेरा वो पर्पस था सर। थैंक यू। डायमेंशन खुलना चाहिए। अच्छा, एक्सक्यूज मी सर, सॉरी फॉर विपिन शर्मा जी, हाँ विपिन शर्मा जी प्रिंसिपल हैं। अच्छा, अभी लेफ्ट कर गई। हाँ, कौन पूछ रहे थे, पूछिए। धीरेन्द्र भैया। हाँ, yeah, right sir. My question is, sir, who is responsible for this type of situation in India, and why we are categorize and you can say divide the education based on money and based on institute? Why we need more numbers of institute in India? Why? The question. One by one, if you will ask, then I may answer. Sir, my answer to your question is the latest education system is better than the earlier one, and if we adopt the latest education system and if we implement all over the country, so many things are coming up automatically. And it is not that I am against government. For this whole thing, the government of India is responsible, number one. Number two, even today, there are so many ambiguity among ICSE and CBSE. So this is the very, very, very hidden national level agenda, blah, blah, blah. I don't want to reveal the fact on this platform. There should be one education system, there should be one policy, then that thing will be set right. Thank you, sir. धीरेन्द्र जी, आपका आंसर मिल गया? Yeah, right, sir. Exactly. Not only government of India, but we all are responsible because government is representing us. Yes, yes, certainly. So we all are corrupt. Actually, आप देखेंगे mostly अब हम सच बोलने से डरते हैं। That means कि हमको भी डर लग रहा है सच बोलने से, मीन्स कहीं ना कहीं हमें कमी है ना। जब ये आप सच नहीं बोलेंगे, सच बोलने का साथ हम बोलते हैं 3 C होना चाहिए। If you wish to live with honor, 3 C, you must imbibe 3 C: courage, competence and character. Courage to speak against even powerful people if they are doing wrong. Courage to accept your fault. You must be bold, not bully. Courage होना चाहिए, है ना। सो अगर हमारा मामा चाचा MLA बन गया तो उसके तलवे चाटने लगते हैं हम और उसकी जस्टिफाई करने लगते हैं, है ना। आई नो सेवरल यूनिवर्सिटी जहां पर लोग जुड़े हुए हैं और वहां पर मैं उसको एटलीस्ट कम से कम बोले, उसकी वाहवाही उसके स्टेज पर जाके उसके करने लगते हैं। आपको एक एग्जांपल यहीं से बता दूं, है ना। 4000 PhD डिग्री दे दिए CM झा यूनिवर्सिटी। ही इज फ्रॉम मिथिला, आई नो हिम, है ना।
but system भी वैसा है, and he has CMJ University Shillong tag, you can Google it. But so many people have friendship with him. That means we all are directly, indirectly involved in that corrupt practices. You accept it or not. There are so many university. कोई ना कोई तो आदमी खोला है ना fake university. गोपाल जी, यहाँ पर मैं आपका विचार से सहमत हूँ. मैं अपना ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ. आई एम सॉरी टू यूज, ही नो मोर. एक एक्स चीफ मिनिस्टर बिहार के थे, तो वो अपनी बेटी की शादी हमसे करना चाह रहे थे. मैंने अपने पापा को पैर पकड़ा, कहा कि प्लीज हमारा पॉलिटिशियन की फैमिली में शादी मत कराइए, और जहां कराना है कराइए. बस मैं अभी इस पर अधिक नहीं बोलूंगा. थैंक यू सर. यस, तो मतलब कहने का मतलब है कि हमको भी थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा धीरेन्द्र जी. So don't only blame the government. अच्छा, हमारे बीच में प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज डॉक्टर विपिन शर्मा जी भी हैं. उनका क्या एक्सपीरियंस है इस संबंध में, वो क्या बोलना चाहेंगी? डॉक्टर विपिन शर्मा जी. हरिओम सर. हरिओम. मैं डॉक्टर नहीं हूँ. आई वाज अ प्रिंसिपल. दैट्स फाइन. यहाँ जो गोपाल जी ने जो बताया, नागेश जी ने जो बताया, बहुत अच्छे उन्होंने बताया. मेरा सिर्फ इसमें इतना ही कहना है कि हमें बच्चों की योग्यता को देखना चाहिए, पेरेंट्स में अवेयरनेस लानी है. बच्चों को क्या काउंसिल करें? वी शुड काउंसिल पेरेंट्स अपने ईगो में बैठे, मेरा बेटा डॉक्टर है, यार क्या है, शुड गुड ह्यूमन बीइंग. तो मैं जब स्कूल में तो भी ये पेरेंट्स को कहती थी कि ठीक है, बच्चे जहाँ पढ़ें उनमें संस्कार होने चाहिए. ओके, उनमें दे शुड बी, आई मीन अच्छाई की हमेशा जीत होती है, ये उनको बताना है. पैसा इज नथिंग. लोग समझते हैं पैसा पैसा पैसा. इट्स ओके, पैसा विल कम. ओके, तो मैं जहाँ तक मेरा विचार है, गोपाल सर ने बहुत अच्छे से बताया, गाइड किया. हमें यूनिवर्सिटीज को ध्यान रखना है, फेक यूनिवर्सिटी में बच्चे ना जाएं. लिस्ट होती है, हमको चेक करना है, लेकिन सबसे ऊपर हमें बच्चों में ये भावना भरनी है कि बेटा तुम्हें एक अच्छा इंसान सबसे पहले बनना है. पैसा तो आएगा, तुम दुनिया में जहाँ भी रहोगे तुम्हारी अच्छाई जो होगी वो जानी जाएगी. तो यू नो, वैल्यूज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट. वैल्यूज आर रियल वैल्यूएबल. एवरीथिंग विल फ्लो. लोग कहते हैं, मैं कहूँगी, लोग कहते हैं संस्कार में कोई कंट्राडिक्शन तो नहीं है ना. नॉलेजेबल पीपुल भी संस्कारी हो सकता है और बिना नॉलेज वाला भी संस्कारी हो सकता है. इसीलिए संस्कार ज्यादा इम्पोर्टेंट है. यस, मैं ये कहना चाहती हूँ. यस, वैल्यू ज्यादा इम्पोर्टेंट है. हाँ, मतलब कंट्राडिक्शन नहीं है ना. पढ़ के संस्कार ना आए तो पढ़ाई बेकार. यस, संस्कार भी रहे और पढ़ाई भी लेकिन आज का विषय था मैडम कि आज हमको कॉलेज में एडमिशन लेते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. तो हम संस्कारी हैं या कैसे भी हमको पढ़ना है, तो एडमिशन लेते समय हम किन किन बातों का ध्यान दें, इसको हमने नोट भी कर लिया है. तो उन बातों को ध्यान रख कर के, जैसे फेक को यूनिवर्सिटी में नहीं जाना चाहिए, या फैकल्टी हाँ वो लोग योग्य नहीं है उनको नहीं जाना चाहिए. और बहुत सारा क्राइटेरिया उन्होंने बताया कि मतलब अच्छी बिल्डिंग है, उस ऑडिटोरियम वगैरह कुछ नहीं है, लैब वगैरह कुछ नहीं, उसमें नहीं जाना चाहिए. इन सब बातों का ध्यान रख करके कॉलेज में एडमिशन लेने से हमको हमारी पढ़ाई भी अच्छी होगी और हमारा संस्कार भी अच्छा रहेगा. ये बात उन्होंने बताया. गोपाल सर से सहमत हूँ यहाँ पे. यू शुड नो द फैकल्टी रेपुटेशन. यहाँ के निकले बच्चे भविष्य में कैसा जिंदगी में करते हैं. स्कूल अच्छा होगा, कॉलेज अच्छा होगा, वो सारी बातें अपने आप ही आ जाती हैं. सबसे पहले ध्यान रखना है कि हाँ, बस अब अच्छा कॉलेज खोजने का टेक्निक आज इन्होंने बताया है. अच्छा कॉलेज खोज के, यूनिवर्सिटी खोज के उसमें एडमिशन अच्छा साथ होगा, अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छे टीचर होंगे. अरे कितने लोगों को तो प्रोफेसर को देखा कि अक्टूबर लिखना नहीं आता था. OCTOMBER, अक्टूबर वहाँ की लोकल भाषा है, तो OMBER, तो अक्टूबर बोलते हैं तो MBER जोड़ देते हैं. सो इफ द प्रोफेसर्स आर नॉट क्वालिफाइड, तो ये सब
चीज का बिना जानकारी लिए एडमिशन नहीं लेना चाहिए। और बिहार में तो भरे पड़े हैं जहाँ पे एक दिन भी क्लास नहीं होता है। हाँ, पूरे दिल्ली में बहुत है, आगरा में मैं देखा हूँ, आगरा में बस एकदम बस खाली प्रोफेसर, हाँ, खाली बस पैसा दीजिए, घुस जाइए और परीक्षा देने के समय में फॉर्म भरवा देते हैं वो लोग और नकल मार के पास करके लिए। बिहार में लालू तो एकदम सीधे सीधे बोलता है कि हम जब आएंगे मंत्री में तो हम सबको खोल देंगे कि भाई मतलब खोल के लिखो पढ़ो, जैसा अपने हैं अपने जैसे डिग्री लिया है बच्चों को दिलाया उस तरह से सबको पूरे बिहार को डिग्री दिलाएगा। जबकि बिहार में सबसे ज्यादा टैलेंटेड IAS और टैलेंटेड लोग हैं। ये गोपाल जी को देखिए, गोपाल शंकर प्रसाद जी को देखिए और ऐसे ऐसे कितने लोग हमारे ग्रुप में हैं जो बिहार का नाम रोशन किया। अविनाश प्रसाद को देखिए, गोल्ड मेडलिस्ट हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी से राजेंद्र प्रसाद के बाद। तो प्रश्न ये है कि अपना चुन करके किस कॉलेज में कैसे एडमिशन दें, ये आज टेक्निक का ये तो हमें चाहिए, आउटलुक को अपने देखना पड़ेगा। वी नीड टू लुक इनटू दैट। जैसा बताया आपने अभी, तो पैसे दे के चले जाओ, अवेयरनेस जरूरी है ना, पेरेंट्स को अवेयरनेस इम्पोर्टेंट। बेरोजगारी बढ़ गया। मैं देखता हूँ कि बेरोजगारी बढ़ने का कारण क्या है। आप देखो, एक ही सीजन में बिहार में 10 पुल टूट गया और ये सोसाइटी देखिए कितना करप्ट है, उसके लिए कोई ह्यू क्राई नहीं हुआ, हल्ला होल्ला नहीं हुआ। नहीं तो हर व्यक्ति रोड पर आता है कि भाई वो कौन पुल बनाया, कौन ठेकेदार है, उसको पहले रोड पर में 50 जूता खींच के मारो। लेकिन सोसाइटी भी देखिए कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। अब सोचो वैसा इंजीनियर, और ये टेंडेंसी बढ़ता जा रहा है। सर जैसे आपने बताया, स्कूलों के एडमिशन के पहले लोग स्कूल की रेपुटेशन देखते हैं, हमें कॉलेज के बारे में भी जानना है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये अवेयरनेस जब होगा ना मैडम, उसका रिजल्ट जानना है। यस, अगर अवेयरनेस सोसाइटी में होगा ना तो खुद ही स्कूल कॉलेज वाले अपनी क्वालिटी बढ़ाएंगे। हमारा पर्पस तो ये है कि पेरेंट्स जब अवेयर होंगे तो किसी एजेंट के माध्यम से एडमिशन नहीं लेंगे या उसके दोस्त के दोस्त गए तो वहाँ एडमिशन ले लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। जब पेरेंट्स अवेयर होंगे देन इंस्टीट्यूट्स आर बाउंड टू अपलिफ्ट देयर स्टैंडर्ड, है ना, क्वालिटी ओवरऑल बढ़ेगा। अब सोचो थोड़ा थोड़ा भी ये 1288 यूनिवर्सिटी क्वालिटी बढ़ाएगा तो समझो देश का स्टैंडर्ड कितना बढ़ जाएगा। हमारा तो ये पर्पस है। बहुत बढ़िया और एकदम टेक्निकल आपने जो पॉइंट्स लिखाए हमने नोट कर लिया, ये सभी को बताना चाहिए। हमारे बीच में हमारे IAS सर गोपाल शंकर साहब भी हैं, तो उनका क्या व्यू है आज के वक्तव्य से, क्या कितना फायदेमंद होगा आज का वक्तव्य। विनय शुक्ला जी इसको कर लीजिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे गोपाल जी बताए। तो क्या बोलते हैं, IAS हैं और इन्होंने बहुत पढ़ रहे हैं, अभी भी आप MBA 50 वर्ष में भी हो, 80 वर्ष की उम्र में। सर आपका क्या रहेगा? सर अनम्यूट करिए, गोपाल शंकर सर अनम्यूट कर। शंकर साहब अनम्यूट कर दिया उन्होंने, अभी बोल नहीं किया। क्या मेरी राय यही है कि इसमें हमने एक बार ऐसे ही सर्च किया, मतलब ब्राउज करते हुए सोचा, निकला था कि एक आपको डॉक्टरेट मिलेगा DMB कैसी DB, डॉक्टर ऑफ मैनेजमेंट। तो हमने सोचा भाई मैनेजमेंट हम कर रहे हैं तो DOV करिए लेते हैं। बाद में पता चला कि वो तो सिर्फ प्रोफेशनल के लिए है और एक यूनिवर्सिटी है, तो वो हमने पीछे पड़ गया कि आप इतना में करा देंगे, इतना में 9-10 लाख पहले बोला था। तो हमको तब लगा कि ये सब सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही इस तरह से डिग्री बांट रहे हैं। बाद में पता चला कि उस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। आपको अच्छा क्या बताएंगे, क्या पढ़ाएंगे, बोलते हैं कि आपको कनेक्ट करेंगे हम जो आपका बिजनेस वर्ल्ड है अच्छे अच्छे लोगों के साथ, और आपका एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगा। तो ऐसा लगा कि मतलब वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए अट्रैक्ट करते हैं।
पैसा अगर आप दे दीजिएगा तो ये नहीं कहने प्रकार ने आपको डॉक्टर ऑफ मैनेजमेंट की दे देंगे, PhD आप यू कैन राइट डॉक्टर फलना। तो ये सब अट्रैक्शन है, लेकिन ये सब इससे कोई फायदा है नहीं, और पैसे का भी बहुत बड़ा मिसयूज है, और कोई सोसाइटी में भी इसका कोई वैल्यू नहीं है, और ना आपका बिजनेस वर्ल्ड में है। सभी लोग इसको जानते हैं कि क्या है। दुखद बात यही है कि इसको कर्व करने के लिए कोई भी संसाधन हमारे पास नहीं है। यूनिवर्सिटी भी खोले जा रहे हैं, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज भी हैं, और बहुत तरह के एडवर्टीजमेंट होते रहते हैं। UGC से अप्रूव्ड है और नंबर 1 है और पहला ऑनलाइन है, तो ऐसे है। हमने तो रेगुलर क्लास करके करीब यूनिवर्सिटी में 11 साल पढ़ के हमने मास्टर्स डिग्री 2 सब्जेक्ट में लिया और एक बैचलर्स डिग्री इन क्या कहते हैं जर्नलिज्म में। एंड आफ्टर दैट आई वेंट इन फॉर डिस्टेंस एजुकेशन, जिसमें मास्टर्स डिग्री हमने लिया जर्नलिज्म में, और फिर भी मास्टर्स डिग्री ले रहे हैं मैनेजमेंट में, जो 4th सेमेस्टर हमारा है। तो हम पढ़ रहे हैं अभी MIT यूनिवर्सिटी ऑनलाइन। तो कहने का मतलब है कि एक जगह ऑनलाइन, एक जगह डिस्टेंस, ये तो हमारा हुआ। और रेगुलर कोर्स में हमने 11 साल तक पढ़ाई की है, पटना यूनिवर्सिटी में 10 साल और 1 साल मगध यूनिवर्सिटी में। तो सबको जो वहाँ पर रेगुलर आदमी पढ़ सकता है उसका विकल्प कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा भी है कि जो व्यक्ति अब इतना एज उसका हो गया है, बहुत से काम है उसके, और फिर भी पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए डिस्टेंस एजुकेशन या ऑनलाइन एजुकेशन भी अच्छा विकल्प है। लेकिन यही है कि आपको हमेशा लगा रहना पड़ेगा। अब डिस्टेंस एजुकेशन में तो रेगुलर एग्जाम भी होता है, रिटन एग्जाम होता है, और बहुत से मटेरियल आते हैं। ऑनलाइन वाले मोड में तो खाली ऑनलाइन ही सब कुछ है, आपका क्लास भी वही होगा। भले ही आप क्लास अटेंड नहीं कर सके तो आपको एक मौका मिलेगा कि रिकॉर्डेड जो उसका है लेक्चर वो आप सुनिए, और फिर उसमें बहुत तरह का अपना असेसमेंट है, मॉड्यूल्स है। ऐसे करके हम लोगों को इंगेज रखता है बहुत ज़्यादा। मतलब आप चाहेंगे कि ऑनलाइन है तो थोड़ा सा मिस कर जाए तो बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। उसे फिर डिसर्टेशन दी है और बहुत तरह का आपको टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो पढ़ाई लिखाई में है तो ऐसा कि आप सबसे बढ़िया है कि आप कोई कोचिंग या कुछ ऐसा जो रिकॉग्नाइज है ज्वाइन कीजिए, और सरकार इसमें संपोषित करे उसको, अच्छे टीचर्स दें। अब हम लोग तो इतना पढ़ाने के लिए उत्सुक हैं, पढ़ाते रहे हैं। 18 साल पढ़ा है मैनेजमेंट में और 13 साल पढ़ा है पटना विमेंस कॉलेज में, लेकिन उसके बाद से कोई देयर आर नो टेकर्स सो टू से, कि साहब हम बहुत कुछ नहीं पैसा चाहते हैं। आई वांट टू जस्ट गिव अवे माई व्हाटएवर। अपना फोन नंबर दीजिएगा और आपका जो इसी टाइप का हम कुछ कोर्स का कर देंगे, आप पढ़ाएंगे तो ऐसा ऑनलाइन, तो दैट इज गुड। इसमें कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। एंड आप जैसे लोगों से तो मैं अपील भी करता हूँ जो रिटायर्ड हो गए, दे शुड डिसेमिनेट देयर नॉलेज। उनके पास बहुत ह्यूज नॉलेज है, चाहते हैं डिसेमिनेट करना। गोपाल जी मैं इसके लिए तैयार हूँ, मैं पर्सनली तैयार हूँ सर जी। गोपाल शंकर सर, आपका परमिशन हो तो मैं एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ कि सरकारी नौकरी में आके एक नाम खाली छुपा रहा हूँ विथ योर परमिशन। कोल इंडिया का एक मैकेनिकल इंजीनियर है, वो जिंदगी भर कुछ काम नहीं किया, केवल डिग्री एक्वायर करता गया। अल्टीमेटली हम लोग बिना डिग्री एक्वायर किए हाईएस्ट पोस्ट पर पहुंचे। उसको एक मैनिया था कि डॉक्टर का डिग्री मिले तो डॉक्टर ही बन गया। और जब वो कभी भाषण देता है तो उससे साफ परिलक्षित होता है कि उसको कुछ गहराई उसके नॉलेज में नहीं है। गोपाल जी और गोपाल शंकर जी, ये मैं नाम छुपा के एक सच्ची कहानी बोल रहा हूँ। थैंक यू सर। ये मैंने अपना लिंक्डइन का भी दिया। मैं चाहूंगा कि मेरा फोन नंबर भी है ना। हम ऐसा लोगों का तो नॉलेज सोसाइटी को जाना चाहिए। इनका जो इतना दिन का गेन किया हुआ है, हम लोग अमिताभ सर से भी बात में रहते हैं कि ये होना चाहिए, और फ्री देना चाह रहे हैं और भी अच्छा है। जो टेकर्स होंगे, जो लेंगे ठीक है, नहीं लेंगे तो उसका रिकॉर्डिंग फिर से डाल देंगे, है ना सर। गोपाल शंकर साहब, हम और गोपाल जी और जोशी जी और गोपाल शंकर जी, हम लोग बहुत जल्दी ये ऑनलाइन कोचिंग क्लास शुरू कर रहे हैं। गोपाल जी का नंबर नोट कर लीजिए, और उन्होंने अपना नंबर दिया है और हम सबको दे देंगे। तो हम लोग टच पे रहेंगे जो हमारे ऑनलाइन कोचिंग क्लास को ज्वाइन करेंगे। और विनय शुक्ला जी ने उसका अरेंजमेंट
करने का जिम्मेवारी लिया है और एकदम बहुत जल्दी हम लोग इसमें बहुत व्यस्त हो जाएंगे, बहुत व्यस्त हो जाएंगे। आपने देखा होगा विपाड़ में हमने किस तरह से अकेले बल पर हमारे कितने दुश्मन हो गए थे हमारे सक्सेस पे, लेकिन हमारे डीजी लोग हमारा साथ देते रहे तो हमको इतनी सफलता मिली। अविनाश प्रसाद, आपने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से लॉ में गोल्ड मेडल लिया और फिर बेंगलोर से आपने होम्योपैथिक डॉक्टरी किया, तो आपको 2 यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, जो बेंगलोर का भी और कलकत्ता का। तो आपका क्या विचार है कि हम लोगों को एडमिशन लेते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? अविनाश प्रसाद बोलिए। हाँ, एजुकेशन वर्ल्ड की जिसमें सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के बल पर लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है। बहुत लोग इससे प्रभावित होकर के पैसे के बल पर भी डिग्री वगैरह ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति, ये बात इन्होंने गोपाल जी ने बताया है, एडवर्टाइजमेंट के बल पर लोग आकर्षित करके लोगों को धोखा दे रहे हैं आप। हाँ, तो इसको रोकने के लिए जो गोपाल जी ने जो मापदंड दिए हैं वो बहुत ही सराहनीय है और वो हम सभी को यूज में रखना चाहिए और उसका लाभ लेना चाहिए। अब रही बात, हर यूनिवर्सिटी में हर तरह के लोग हैं, हर तरह की व्यवस्था है, तो हमें जो सूट करता है हमें उसमें चले जाना चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी हाँ, बस यही मेरा। बहुत बढ़िया। हाँ, अरुण कुमार दुबे जी प्रिंसिपल हैं। अरुण कुमार दुबे जी राजस्थान से हैं और प्रिंसिपल हैं। आपका क्या विचार है? आप प्रिंसिपल हैं तो आप कैसे कॉलेज चलाते हैं और क्या मतलब आपका क्या क्राइटेरिया जो गोपाल जी ने बताया वो कितना उपयोगी है और आप उसमें क्या ऐड करना चाहते हैं? अरुण कुमार दुबे। नमस्कार सर, राजस्थान। सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं इस वेबिनार में थोड़ा देर से आया। हमारे यहाँ थोड़ी सी मौसम की कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई थी कि आंधी पानी वगैरह आ रहा था, तो उस वजह से मैं थोड़ा बिजली वगैरह की समस्या थी। एनीवे, ये एक बहुत ज्वलंत विषय है और बच्चों के भविष्य के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। एक्चुअली तो इसकी शुरुआत हो जाती है 10th के बाद से, और 10th के बाद में स्ट्रीम का सिलेक्शन पहले और उसके बाद 12th के बाद में उसको चाहे वो कंपटीशन के माध्यम से हो या फिर अपनी रुचि के अनुसार वो मेरिट के माध्यम से हो, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से हो या मेरिट के माध्यम से हो, वो अपनी स्ट्रीम का कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज चुनता है। इस समय सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है, मेरा अपना टीचिंग में लगभग 30-35 वर्षों का अनुभव है। मैं स्वयं भी लाइफ साइंस का लेक्चरर रहा और मेरा अपना अनुभव है कि हमें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। आजकल के बच्चों में एक बहुत अच्छी आदत है, ये बहुत अच्छी बात है कि उनका गोल इनिशियली शुरू से एकदम क्लियर है कि उन्हें क्या करना है। हमारे टाइम में हमने देखा कि सब बीएससी कर रहे हैं, हमने भी बीएससी कर ली, देखा सब बीएड कर रहे हैं, हमने बीएड कर लिया, देखा मेडिकल में भीड़ चल रही है, बहुत अच्छा है, हम उधर चले गए। फिर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए दिल्ली चले गए, वहां सब तैयारी करे तो चले गए। आजकल के बच्चों में बिल्कुल ही क्लियर है कि उन्हें करना क्या है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें साथ में ये देखना है कि वो ऐसे कॉलेजेस में, ऐसे संस्थान में जिनके प्रीवियस ईयर्स के रिजल्ट्स अच्छे हों, जिनके प्लेसमेंट्स अच्छे हों और जो मान्यता प्राप्त जो देश की विधायी संस्थान है एजुकेशन के फील्ड में, उनसे मान्यता प्राप्त, जैसे आजकल नेस का एक्रेडिशन मांगते हैं, A+++ का होना चाहिए, यूजीसी के जो हैं वो वहां से एफिलिएशन होना चाहिए। बड़े दुर्भाग्य की बात है, हमारी पीढ़ी के जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं वहां पर यूनिवर्सिटीज थी और बड़ी नामी गिरामी यूनिवर्सिटीज थी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी थी, मैं स्वयं लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ, मैंने एमएससी बॉटनी से वहां करी, बाद में मैं जेएनयू मैंने जाके वहां ज्वाइन किया, नई दिल्ली में जाकर के।
तो ये नामी गिरामी यूनिवर्सिटीज थी जिनके ज्वाइन करने का मतलब ही था कि आप वहां से कुछ बन के निकले। दुर्भाग्य से जो शिक्षा का जो एक मार्केटीकरण हुआ, या उसको हम बोलते हैं कि उसको बाजारीकरण हुआ, इससे बड़े बड़े जो प्राइवेट एजेंसीज हैं, उसमें कुछ उद्योगपति लोग हैं, उन्होंने भी, कुछ घरानों ने भी अपना काफी ह्यूज चंक ऑफ अमाउंट जो है वो ह्यूज चंक वो डाला इस एजुकेशन के फील्ड में, और बड़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनी, कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज बनी, और इन्होंने एक ऐसा मायाजाल रचा। मैं उस बात की ओर आपको आकर्षित करना चाहता हूं जो हमारे समाज में आगे चलकर भ्रष्टाचार की जड़ बनती। मैं उस पॉइंट पर आपको ले जाना चाहता हूं जिस पर संभवतः इस वेबिनार में चर्चा नहीं हुई है। आज एक मेडिकल के फील्ड में, अगर आप प्राइवेट मेडिकल के फील्ड में आप जाते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, तो आपका जो बच्चे की पढ़ाई होती है वो लगभग 80 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में बैठता है। 5 साल का एमबीबीएस करना, उसको इंटर्नशिप, अगर उसने एमडी तैयारी वारी करी और एमडी एमएस करा। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर वो 1 करोड़ रुपए लगा के 80 लाख 90 लाख रुपए लगा करके वो एमबीबीएस एमडी कर रहा है, तो उससे हम ये उम्मीद तो नहीं कर सकते कि वो सदाव्रत खोलेगा या वो समाज के हित में और निःशुल्क और जो है वो असहाय और गरीबों की सहायता करे। यही कंडीशन हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस की हो गई है, यही कंडीशन हमारे मैनेजमेंट कॉलेजेस की हो गई है। आज आप कैट का एग्जाम पास करके आप किसी एक अच्छे मैनेजमेंट कॉलेज में आप दाखिला हो, तो आप सब लोग के बच्चे पढ़ रहे होंगे वहां पर, तो आप देख सकते हैं कि उनकी जो फीस है वो कितनी है। बाजार में लागत और मुनाफे का सिद्धांत काम करता है। हमारी इतनी लागत लगी हमारी पढ़ाई में, तो हमारा युवा उसको जल्दी से जल्दी निकाल लेना चाहता है कि हमारा रिटर्न वापस आ जाए, और फिर उसके लिए एक बहुत शॉर्टकट रास्ता है भ्रष्टाचार का। मेरा दृढ़ रूप से मानना है, और मुझे उम्मीद है कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे, मेरी विचारधारा से प्रेरित हुए बच्चे, आप लोग जैसे विद्वत्तजन जब समाज में आगे जाके करेंगे कि हायर एजुकेशन में फीस के स्ट्रक्चर को कर्ब किया जाना बहुत आवश्यक है, और उसे आम आदमी की रीच में लाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। आज हिंदुस्तान में 2 तरह की पढ़ाई हो रही है, एक इंडिया है और एक भारत है। भारत वाले बच्चे को ठीक है, उसके पास टैलेंट है, वो टैलेंट के आधार पर वो, हम ये नहीं कहते कि टैलेंट का कोई रास्ता रोक सकता है। कोई जमाना था आईआईटीज में जो इनकी फीस वगैरह होती थी बहुत नॉमिनल होती थी, बहुत रिजनेबल होती थी। अब तो आईआईटीज में भी काफी बहुत महंगी पढ़ाई हो गई है। वो तो शुक्र है कि कुछ हमारे बैंक्स ने एजुकेशन के लोन का सिस्टम शुरू कर दिया है, तो कुछ हमारे मध्यम वर्गीय बच्चे पढ़ लेते हैं। एडमिशन लेते समय 2 बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। ये मैं अपने एजुकेशन के अनुभव से बता रहा हूं, ये हमारे जॉब के लिए भी है कि फील्ड वो पकड़ो, स्ट्रीम वो पकड़ो, काम वो पकड़ो जो आपके मन का हो। यह है पहली शर्त। उसमें यह नहीं हमें देखना है कि इसमें मार्केट में ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, हम ये फील्ड पकड़ेंगे। तो इंसान अगर अपनी लगन से काम करेगा तो वो किसी भी फील्ड में जाकर वो सक्सेसफुल हो सकता है। सचिन तेंदुलकर का उदाहरण आपके सामने है। बिल्कुल 10वीं पास वो नहीं कर पा रहे थे, जिस समय वर्ल्ड चैंपियन बने थे उस समय वो 10वीं पास नहीं हुए। फिर सरकार ने सोचा इतना बड़ा हमारा खिलाड़ी है, 10वीं नहीं पास किया, तो डिस्टेंस एजुकेशन से उनको जो है 10th पास कराएगी। ठीक है, एनी हाउ किसी तरह से उन्होंने किया। काम वो करो जो आपके मन का है, या फिर जो काम आप कर रहे हो ना उसमें मन लगा लो। ये 2 ही फंडा है। अगर हम अपनी रुचि का विषय पकड़ते हैं और उसके लिए उन संस्थानों को पकड़ते हैं जो वैलिड है, जो विधायी रूप से मान्यता प्राप्त है, और हम लगन से काम करते हैं, तो हमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आज हमारे एजुकेशन सेक्टर में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा हुआ है जो फर्जी संस्थानों से या ऐसे संस्थानों से जो है मान्यता प्राप्त, लेकिन न तो वहां पर फैकल्टी क्लासेस चलती है, न वहां पर प्रॉपर तरीके से काम होते हैं। आपको एक जैसे आपने बताया, एक बार आप एडमिशन के लिए जाइए, एक बार एग्जाम के लिए जाइए, तो मैं तो कभी कभी इस बात पे बड़ा दुखी होता हूं कि ये जब लॉट बाहर निकलेगा तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में कौन सा कंट्रीब्यूशन करेगा, और इनके पढ़ाए हुए बच्चे आगे चलकर के समाज में क्या योगदान देंगे। वो लॉट बढ़ता जा रहा है सर, वो लॉट सब बहुत जगह निकला है, बढ़ता जा रहा है, और आपको काम नहीं करने देगा।
जो बहुत डिफंक्ट ज्यादा है निकल रहा है। हम तो अच्छा लोग को काम नहीं करने देगा। संस्थानों से इतने दुखी हो गए हैं जी। हम अभी इसीलिए कुछ अब दिनों एक पहले बिल्कुल हमने एक बिल्कुल संस्थान सही के कह रहे हैं, निरीक्षण में गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अरुण जी भी, गोपाल जी एक भी, संस्थान दोनों। के निरीक्षण में गया सर मैं, एक मैं आपको रियल घटना बता रहा हूँ। एक संस्थान के मैं निरीक्षण में गया, तो यूनिवर्सिटी से, यूजीसी से उसको मान्यता प्राप्त थी और उसके लिए हम गए। तो जब बच्चों से हम एक्चुअली एक जांच में गए थे, निरीक्षण इंस्पेक्शन नहीं कह सकते हैं, जांच में गए थे हम। तो हमने बच्चों से पूछा कि भाई आप लोग क्लास में जाते नहीं हो आप वहां पर? तो बोले सर हम काफी सारे बच्चे नहीं जाते हैं, लेकिन कुछ जो बच्चे वहां पर जाते हैं तो वहां पर प्रोफेसर लोग जो हैं वो लोग ये कहते हैं कि बच्चे नहीं आ रहे, तो फिर वो क्या क्लास लगाए, तो वो लोग अपनी फैकल्टी बैठ रहे। जब हमने प्रोफेसर से राय लेने की कोशिश करी, जानने की कोशिश करी, तो उन्होंने कहा सर यहाँ का सिस्टम इस तरह से बना है कि बच्चों को इतनी छूट दी जाती है कि बच्चे क्लास में अटेंड नहीं करें, घर बैठे बैठे काम हो जाए। जो कुछ थोड़े बहुत बच्चे आते हैं तो उन्हें ये कह के मतलब डिस्करेज किया जाता है कि क्या आओगे, 5 7 8 बच्चे हैं और तुम क्या यहाँ पढ़ाई होगी, क्या कुछ होगा। अल्टीमेटली रिजल्ट ये होता है कि जो अच्छे बच्चे होते हैं वो भी नहीं आते हैं। तो इंस्टीट्यूट का सिस्टम एक इस प्रकार का बना हुआ है कि जब क्लास लगनी नहीं तो फैकल्टी क्यों रखनी है, हायर फैकल्टी क्यों रखनी है, और अगर फैकल्टी रख ली है तो फिर वो नाम मात्र की फैकल्टी है, वो कागजों में, उनके रजिस्टर्स में, उनके एकेडमिक क्वालिफिकेशन में वो फैकल्टी मौजूद है। प्रैक्टिकली जैसे हम और आपने पढ़ाई करी थी यूनिवर्सिटीज में जाकर के, मैं तो सर टिफिन लेकर के जाता था जब मैं बीएससी लखनऊ विश्वविद्यालय से करता था, और सुबह 7:30 बजे प्रैक्टिकल्स होते थे। 7:30 से अगर 7:45 हो जाता था तो डांट पड़ती थी। घर से बना के ले जाते थे, टिफिन में रख करके, बैग लेकर के जाते थे। थ्रू आउट जब तक एमएससी करी तब तक बैग लेकर के जाए। तो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट रहे, हमें तो स्कूल में और कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में कोई फर्क ही नजर नहीं आया। वो जज्बा अब नहीं मिलता। तो ठीक है, इंस्टीट्यूशंस बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस आए हैं, पढ़ने वाले लोग उनमें जा रहे हैं। स्टूडेंट्स को हमें ध्यान रखना है कि वो यूजीसी से और एनएससी से अच्छी तरह से एक्रेडिटेड हो, पास्ट उसके क्या रिजल्ट्स अच्छे चल रहे हैं, प्लेसमेंट की उसकी क्या उसका एकेडमिक हिस्ट्री है, और जिन स्ट्रीम्स में वो पढ़ा रहे हैं, जिन स्ट्रीम्स को वो ले रहे हैं पढ़ाने के लिए, उन स्ट्रीम्स में उनके पास जो फैकल्टी है उस फैकल्टी की क्या क्वालिफिकेशन है। आजकल सूचना प्रौद्योगिकी का जमाना है, गूगल पर 1 मिनट में सारी इंफॉर्मेशन मौजूद रहती है, पता चल जाता है कि हमारी फैकल्टी क्या क्या योग्यता है, इन्होंने कहाँ से क्या काम किया, ये सब चीजें चेक। बहुत अच्छा दुबे जी, आपने समरी कर दिया। गोपाल जी जानना चाहते हैं तो अब बहुत अच्छा हम लोगों ने आज निष्कर्ष निकाला। यूजीसी से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, जहाँ के फैकल्टी अच्छे हो वहाँ एडमिशन लेना चाहिए। एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना चाहिए, क्वालिफाई लेना चाहिए। जितने क्राइटेरिया करके एडमिशन लेंगे तो भविष्य अच्छा होगा और बच्चों का कैरेक्टर भी अच्छा होगा और बच्चे हमारे देश के बन पाएंगे। अब मैं अपने आपसे कहूंगा कि अंत में अमृतबानी, आज क्योंकि चंद्रेश्वर खान साहब नहीं आए हैं तो अमृतबानी से इस क्लोज करके भारत में जरूर आए। कल के रामायण भारत में वो भी बहुत सुंदर प्रोग्राम हो रहा है। आज का भी प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। गोपाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो गोपाल शंकर साहब आप कंक्लूजन कर दीजिए। गोपाल शंकर साहब आइए साहब, गोपाल शंकर साहब। हाँ, डॉक्टर गोपाल जी ने जो कुछ भी कहा और डॉक्टर गोपाल के बाद जो चर्चा का सिलसिला चला, जिसमें अनेक विद्वानों ने अपने अपने बातें कहे, वो सभी बातें इतनी प्रासंगिक हैं कि इसको हमको फैलाना चाहिए और बच्चों में अवेयरनेस जनरेशन होना चाहिए कि वो अपना डायरेक्शन चुन सकें और अभिभावक भी उनको इसमें मदद करें। अब तो सीटें इतनी कम हैं और बच्चे इतने ज़्यादा हैं और स्क्रीनिंग सिस्टम इतना ज़्यादा खराब है या कड़ा है कि बहुत से लड़के इसमें नहीं आ पाते हैं, और उसके बाद इसका कारण ये हो जाता है कि फिर वो पैसा दे करके डोनेशन वाला खोजते हैं। तो ये एक तरह से एक कारण है दूसरे कारण के लिए। तो इसमें तो सरकार को भी पहल करनी चाहिए। और जैसा कहा गया कि फी का जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा मनमानी के ऊपर तय किया हुआ है। स्कूल में तो सरकार चाहती है कि स्कूल में प्रिंसिपल लोग या बाकी जो मैनेजमेंट है वो ज़्यादा
पैसा नहीं ले बच्चों से, लेकिन कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में इस तरह कोई ऐसा नहीं है कि सरकार इसमें ज़्यादा कुछ इंटरवेन कर सके, इंटरव्यून कर सके। तो अब हम लोगों को अपने ही करना पड़ेगा, सरकार पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। और हम ये कहेंगे कि ऑनलाइन या डिस्टेंस एजुकेशन पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमको खुद अपना एक्सपीरियंस है कि डिस्टेंस एग्जाम कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं जो वारधा वाला जो है डिस्टेंस एजुकेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वारधा महाराष्ट्र, या एमएटी ऑनलाइन कर रहे हैं। तो ऑनलाइन और डिस्टेंस दोनों में बहुत ही अच्छा है। वो तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस एजुकेशन चला था, लेकिन वो पता नहीं फ्लॉप कर गया क्यों। तो जहाँ पर सिस्टम ही नहीं है पढ़ाने का, वहाँ पर तो ऑनलाइन भी बेकार ही है, क्योंकि बाकी ऐसे भी लोग नहीं क्लास आते हैं और कुछ करते भी नहीं है बिना क्लास आए। कुछ फ्रूटफुल करे तो ठीक है। अब तो स्कूल और कॉलेज में ये बताया गया है कि आपको कॉलेज नहीं आना है, क्योंकि आपको कोचिंग में जा करके मेडिकल का और बाकी सब का कोचिंग करना है। अब कोटा का क्या हाल है देखा है, किस तरह से लोगों को मैंने इतना ज्यादा तकलीफ में डाल दिया जाता है हमेशा इम्तिहान लेकर के, कि कितने बच्चे तो आत्महत्या कर लेते हैं। तो जैसा कहा गया अभी विद्वानों के द्वारा, प्रिंसिपल के साहब के द्वारा और बाकी विद्वानों के द्वारा, बच्चों को मतलब इस तरह से हम लोगों को डायरेक्शन लेस या रडर लेस नहीं बनाना है। अभिभावक को भी थोड़ा चिंतित होना पड़ेगा, और सरकार तो चिंतित हो या ना हो, अब तो उसको तो राइट टू एजुकेशन में बच्चे तक जो छोटे बच्चे हैं उन्हीं के लिए है, बाकी राइट टू एजुकेशन में कुछ नहीं है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 का, उसी पर आपको डिपेंडेंट है। तो उसमें इतनी बड़ी बड़ी बातें कही हैं, हम उसको क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, लेकिन उसमें ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं कि लड़का जो है ज्यादा कुछ नॉलेज गेन करने के फेरा में बेसिक जो कोर सब्जेक्ट है उसको जानकारी नहीं उसकी हाल है। हम इसका बहुत बड़ा एग्जांपल देते हैं। एक जब मैं पढ़ाता था पटना विमेंस कॉलेज में, तो मैं मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में था, लेकिन जब नया लागू हो गया, उन्होंने फट से लागू कर दिया। उसमें कुछ लड़कियां जो पढ़ती थी मैनेजमेंट, वो चली आई मास कम्युनिकेशन में, कुछ मास मैनेजमेंट पढ़ने लगी, कुछ हिंदी पढ़ने लगी। और इसका इफेक्ट ये हुआ कि हमारे डिपार्टमेंट में जितनी भी लड़कियां थी वो अपने टीचर को नहीं पहचानती थी, नहीं पहचानने लगी, क्योंकि उसका कोई अपना अटैचमेंट नहीं था मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के साथ। वो संस्कृत भी पढ़ रही है, कोई अपना हिंदी पढ़ रही है, कोई मैनेजमेंट पढ़ रही है, यानी कि इतना ना बिखर गया कि जो सूरज का जो एक फोकस होता है वो गायब हो गई, चांद की चांदनी हो गई और अंधेरा भी छा गया। तो हम इसको क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, लेकिन ये लड़कों को सोचना है। हमको अगर बहुत से कुछ है कि ऐसे ही आप ग्रेजुएट बन जाइए 3 साल में ही, 4 साल में आप एक्स्ट्रा ऑनर्स कीजिए तो बन जाइए, फैसिलिटी बहुत है, लेकिन इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो उस हालत में हम लोगों को स्वयं ही अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, अभिभावक को भी आना पड़ेगा, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अच्छे हों इसके लिए दबाव डालना पड़ेगा। जो भी उस लोकेलिटी के लोग हैं जो यूनिवर्सिटी के आसपास हैं, उनको दबाव डालना पड़ेगा कि आप फैकल्टी रखिए, और अदरवाइज हम लोग रिपोर्ट करेंगे और आपकी यूनिवर्सिटी को या आपके कॉलेज को जो मान्यता प्राप्त है उसको समाप्त कर देंगे। ऐसा अगर नहीं कुछ किया जाएगा तो ये ऐसे ही बिजनेस का एक अड्डा बनेगा और खाली पैसा ऐंठेगा और फायदा कुछ नहीं होगा। यही कहना है। सभी लोगों ने काफी कुछ अच्छी बातें कही हैं जो बहुत प्रासंगिक हैं, और हम लोग के बाल बच्चों के साथ उसका संबंध है, तो हम लोग इसको यूज करेंगे, लाभान्वित होंगे। और जो पढ़ा सकते हैं उनको, जैसे कोविड में मिला था ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, तो वो पढ़ाने का एक मौका लोगों को मिलना चाहिए। इसमें ऐसी बातें भी हम लोग कर सकते हैं जो कोर सब्जेक्ट से हट के होगा, जो सब्जेक्ट को ही टच करेगा लेकिन दूसरे साइड से। तो ये सब काफी कुछ सुन करके बड़ा अच्छा लगा, और ऐसी बहस होती रहनी चाहिए, और इसको हम लोग डिसेमिनेट करें। तो डॉक्टर गोपाल साहब को और बाकी जितने हमारे विद्वज्जन हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अमिताभ बाबू को भी बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एक पॉइंट मैं सर सबों को बता देना चाह रहा हूँ। जर्मनी में सर हायर एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है सर। जर्मन सरकार विदेशियों को भी फ्री में हायर एजुकेशन देती है। ये एक सूचना दे रहा हूँ। थैंक यू सर। आप सूचना दे रहे हैं, आपको आश्चर्य लगेगा कि
आपके वेबिनार अमिताभ में भी ऑफर आया है कि विदेश से आपको फ्री में यहाँ पे लोगों को क्लास करवाया जाएगा, लेकिन हमारे जो लोग बोलेंगे उनको ऑनरेरियम दिया जाएगा। ये एक बड़ी उपलब्धि है आप सभी विद्वानों के जुड़ने से। और आज गोपाल जी भी बोल दिए हैं सीधे सीधे कि हम लोग गोपाल शंकर साहब को और जो लोग इंटरेस्टेड हैं उन लोगों को कोचिंग क्लास देंगे और बहुत जल्दी हम लोग कोचिंग क्लास शुरू करेंगे। तो इसके साथ ईश्वर को प्रणाम करेंगे कि इतने बड़ी बड़ी मतलब बड़ा बड़ा अवसर हम लोगों को मिल रहा है। अच्छा काम हम लोग करेंगे तो अच्छी उपलब्धि होगी। पर गोपाल साहब को चरण स्पर्श, उमेश जोशी जी को प्रणाम। और हम लोग कल जरूर मिलेंगे। और साबिर अविनाश जी ये क्या नाम है शुक्ला जी और जितने लोग हैं सबको बहुत 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 प्रणाम। और हम लोग कल फिर मिलेंगे रामायण में। और उस भक्ति के वजह से ही हम लोगों का अभियान इतना सफल हो रहा है। आज मैं पूना में आ गया हूँ। अब पूना से मैं ये संचालित कर रहा हूँ। तो बिहार में पटना में जाके मैंने 2-3 क्लास आया, एक मिनट।